हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 मई 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि स्पीति वैली को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था जफर महल को लेकर के, तो जफर महल जो है वो मेहरौली दिल्ली में लोकेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो जफर महल है वो मुगलों के द्वारा बनाया गया लास्ट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है। इस जफर महल की शुरुआत की थी एम्परर अकबर शाह सेकंड ने और इसको कंप्लीट करवाया था लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर ने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ में ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो जफर महल है वो एक सूफी सेंट हुए थे जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी मेमोरी में ये जो जफर महल है वो बनवाया गया था। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या किया गया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जफर महल के प्रोटेक्शन के लिए काम जो है, इसके कंजर्वेशन के लिए काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है। आज आपका क्वेश्चन ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू की फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर कर्नाटका स्टेट में जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी मिली है। तो वहाँ पर किसको सीएम बनाया जाएगा, इसके बीच में क्लैश जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि सिद्धारमैया जो फॉर्मर वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनको ही वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, देखो कुछ टाइम पहले क्या किया गया कि 1957 का एक एक्ट है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट। अब इस एक्ट में कुछ चेंज किया गया और एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है और इस नोटिफिकेशन में ये बोला गया कि एलजी जो है वो 10 एल्डरमैन को अपॉइंट कर सकता है। ओके, मतलब एमसीडी जो है दिल्ली की, उसमें कुछ लोग जो हैं वो अलग अलग वार्ड से इलेक्ट होकर के आएंगे और 10% को एलजी जो है वो अपॉइंट कर सकता है। अब इसको लेकर के आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने पिटीशन डाली जुडिशरी में कि अगर आप उनको अपॉइंट करते हो तो वो अगर वहाँ की मान लो कोई भी प्रोसीजर है उसमें अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं, तो इसकी वजह से इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होंगे क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक नॉमिनेटेड जो पर्सन है उनमें क्लैश देखने को मिलेगा। ओके, तो इसको लेकर के जुडिशरी ने पहले भी स्टेटमेंट दिया कि जो भी इस तरीके की अपॉइंटेड पर्सन है वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। तो यहाँ पर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 में जो चेंज किया गया उसमें ये बोला गया कि 25 ईयर से ज़्यादा एज के 10% जो है उनको नॉमिनेट किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। और दिल्ली में आप सभी को पता है कि एलजी जो है एडमिनिस्ट्रेटर को एलजी बोला जाता है। अब ये जो 10% है इनके पास में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का एक्सपीरियंस हो, उससे रिलेटेड नॉलेज हो और पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन हो उसमें एक तरीके से ये हाउस को असिस्ट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर जुडिशरी ने बोल दिया है कि ये जो 10 एल्डर पर्सन है जिनको अपॉइंट करने की आप बात कर रहे हो, ये एमसीडी को क्या करेंगे, डीस्टेबलाइज कर सकते हैं। ओके, एलजी कैन डीस्टेबलाइज एमसीडी विद पावर टू अपॉइंट एल्डरमैन। एलजी जो है वो इन एल्डरमैन के थ्रू एमसीडी को डीस्टेबलाइज कर सकता है और इनडायरेक्टली आप सभी को पता है एलजी को अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ की एमसीडी की जो पॉलिटिक्स है, जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो भी पब्लिक इम्पोर्टेंस के डिसीजन है उसमें पार्टिसिपेट करके उन चीज़ों को इफेक्ट कर सकती है, ऐसा जुडिशरी ने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज पर। हाँ, फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल और है। देखो, सपा पार्टी के जो चीफ है अखिलेश यादव, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि जो रीजनल पार्टीज़ है ना वो, मतलब आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में बीजेपी जो है वो एक मेजर पार्टी है जो सेंट्रल में भी और मेजोरिटी में जो स्टेट्स है वहाँ पर भी उसकी गवर्नमेंट है। तो उसको लेकर के उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि बीजेपी से अगर फाइट करना है स्टेट टू स्टेट या सेंट्रल लेवल, तो जो भी रीजनल पार्टीज़ हैं वो इसमें अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और उनको इसमें लीड करना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन ये है, आप बताओगे कि व्हाट इज़ नेशनल पार्टी,
व्हाट इज स्टेट पार्टी एंड व्हाट इज रीजनल पार्टी। ये जो डिफरेंस है वो कमेंट बॉक्स में बता दोगे, कमेंट बॉक्स में। और देखो, नेशनल पार्टी न्यूज़ में रहा, स्टेट पार्टी न्यूज़ में रहा, क्योंकि 3 नेशनल पार्टी जो हैं उनका जो भी उनको नेशनल पार्टी का जो डेजिग्नेशन दिया हुआ था उसको रिमूव कर दिया गया। आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बना दिया गया, क्योंकि 4 स्टेट में जो है उसके पास में स्टेट पार्टी का डेजिग्नेशन था। और नेशनल पार्टी बनने के एक क्राइटेरिया में आता है कि अगर कोई स्टेट जो है, अगर कोई पार्टी जो है वो 4 स्टेट या उससे ज़्यादा में स्टेट पार्टी है तो उसको नेशनल पार्टी का डेजिग्नेशन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप तीनों में डिफरेंस बताओगे, कमेंट बॉक्स में ये बात बता दोगे। और नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज के जो डेजिग्नेशन है वो उनसे स्नैच कर लिए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर हम 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। यहाँ का जो फर्स्ट आर्टिकल है, अभी जुडिशरी ने 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए, अपने जजमेंट दिए। एक तो उन्होंने दिया दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर के कि दिल्ली में जो सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, उनको कंट्रोल जो है वो कौन करेगा। और दूसरा उन्होंने दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेकर के। राइटर जो है उन्होंने बताया है कि दोनों जो जजमेंट थे जुडिशरी के, उनमें काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट देखने को मिला है। जैसे कि दिल्ली में क्या था कि सिविल सर्विसेज जो है उनको कंट्रोल करने की जो पावर है वो बोल दी गई है किसके पास में है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसके पास में है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि द इशू इन द दिल्ली केस वाज टू डिटरमाइन वेदर द सिविल सर्विसेज इन द दिल्ली गवर्नमेंट वुड बी अकाउंटेबल टू द दिल्ली कैबिनेट और टू द यूनियन गवर्नमेंट। Okay, Delhi is a union territory with a legislature and the demarcation of powers is spelled out in Article 239AA। इसमें पावर दी गई है, दिल्ली को यूटी बनाया गया है और दिल्ली के पास में खुद का लेजिस्लेचर है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जुडिशरी ने बात ये बोली कि देखो, कोई भी एक गवर्नमेंट जो होती है वो पीपल के लिए अकाउंटेबल होती है। और जो जजमेंट है उसने एक इस बात को एक्सप्लेन किया है एक ट्रिपल चेन के थ्रू कि सिविल सर्विस ऑफिसर्स क्या होते हैं, वो मिनिस्टर्स के लिए अकाउंटेबल होते हैं, मिनिस्टर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होते हैं, और लेजिस्लेचर जो है वो इलेक्टोरेट के लिए अकाउंटेबल होता है। मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, दिल्ली कैबिनेट जो है, उनको सिविल सर्विसेज जो है वो अपनी रिपोर्ट देंगे। एक तरीके से जो पीपल है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें यहाँ पर जो हमारी जुडिशरी है उन्होंने अपना फेथ यहाँ पर रखा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम आती है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेकर के जो इशू हुआ और उसमें जो डिसीजन दिया डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के, वहाँ पर इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा तवज्जो दी है। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है कि उद्धव ठाकरे सीएम थे, फिर वहाँ उन्हीं के गुट का शिवसेना गुट के ही मेंबर एकनाथ शिंदे जो है वो मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं शिवसेना पार्टी के उनको लेकर के अलग ग्रुप बना लेते हैं, बाद में वो क्लेम करते हैं कि हम ही शिवसेना हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, उद्धव ठाकरे अपना रेजिग्नेशन देते हैं बिफोर फ्लोर टेस्ट और एकनाथ शिंदे जो है वो सीएम बन जाते हैं। अब एकनाथ शिंदे जो है वो अपना विप अपॉइंट कर देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि शिवसेना को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पहले जो है शिवसेना ग्रुप का, शिवसेना पार्टी का विप जो है अलग था। तो यहाँ पर 10th शेड्यूल ये बात बोलती है कि विप की अगर कोई पर्सन बात ना माने तो विप जो है उस लेजिस्लेचर को जो है वो डिस्क्वालीफाई करने के लिए स्पीकर को बोल सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो पहले वाले विप, पहले जो शिवसेना पार्टी थी उसके विप की बात यहाँ पर नहीं मानी गई। जो लोग हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के भी जुडिशरी में क्वेश्चन किया गया था। जुडिशरी ने यहाँ पर पावर दी है कि जो पार्टी जो होती है ना, उस पार्टी को यहाँ पर पावर दी है कि पार्टी का जो विप होगा, मतलब इनडायरेक्टली उसकी जो बात है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उसके ऊपर डिसीजन लेगा स्पीकर। हालांकि अगर कोई स्पीकर उसके ऊपर ही क्वेश्चन उठ रहा हो कि उसकी पोस्ट जो है वो बनी रहनी चाहिए या नहीं बनी रहनी चाहिए, तो इसको लेकर के क्या वो स्पीकर जो है वो इस तरीके का डिसीजन ले सकता है। तो इसको लेकर के भी क्वेश्चन जो है वो जुडिशरी ने बोला है कि हायर बेंच जो है उसकी स्टडी करेगी, साथ ही साथ में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसकी भी स्टडी करेगी। तो यहाँ पर पहले वाले में जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट, मतलब लोगों का जो फेथ है उसको यहाँ पर सर्विस करने की कोशिश की गई है, और दूसरा जो जजमेंट है उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो विश है उसको सर्विस देने की कोशिश की गई है। देखो, दूसरे आर्टिकल को लेकर के ये भी बोल सकते हैं कि देखो किसी पार्टी से कोई पर्सन जुड़ा हुआ है और वो उस पार्टी से जुड़ा हुआ है इसीलिए शायद वो जीत करके आया हो,
लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि एमपी में हमने इशू देखा और 2019 के टाइम में कर्नाटका में जो बाई इलेक्शन हुए उसमें हमने देखा कि बहुत सारे एमएलए जो हैं वो पहले कांग्रेस में थे, फिर बाद में उन्होंने जो है उनको पहले कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन की तो उनकी सीट जब वैकेंट हुई, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, तो उनके ऊपर दोबारा से जब री इलेक्शन हुए तो री इलेक्शन होने की वजह से वो जो पर्सन है दोबारा इसमें अपने आप को खड़ा करते हैं और वो जीत जाते हैं। तो मतलब आप ये तो नहीं बोल सकते कि पॉलिटिकल पार्टी के बेसिस पर ही जो कैंडिडेट है वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है कि उसकी विश को ही सभी लेजिस्लेटर जो हैं वो कंप्लीट करें। मतलब किसी भी पीपल की वॉइस जो है उसको रिप्रेजेंट करना हुआ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में राइटर का बोलना है, जैसा कि पहले जजमेंट में जुडिशरी ने फोकस किया है। ओके, तो यहाँ पर राइटर ने इस बात को लेकर के कंक्लूजन में ये बोला है कि ये जो भी गैप देखने को मिला उस गैप को जुडिशरी जो है वो अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू जो है वो फिल कर सकती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर केरला की एक कहानी दी गई है कि अचप्पन जो 70 ईयर ओल्ड के हैं और उनकी वाइफ, डॉटर, उनके ग्रैंडसन जो है वो एक वायनाड जो केरला में रीजन है उसके हिली रीजन पर वो लोग रहते हैं। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद में जो अचप्पन जो है वो डेली वेज लेबरर थे, तो उनके कुछ प्रॉब्लम होती है, स्ट्रोक देखने को मिलता है, तो 2009 से वो रेगुलर मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसके लिए रेगुलर जाते हैं। 12 किलोमीटर वो जो है वो पैदल हेली ट्रेन को कवर करते हैं और फिर कोई हॉस्पिटल में वो जा पाते हैं। लेकिन 2018 में क्या हुआ कि एक वायनाड बेस्ड कम्युनिटी पैलिटेटिव जो केयर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने वीकली होम विजिट को अरेंज किया कि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन से जो भी डॉक्टर, नर्स जो हैं, जैसे जैसे आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो आपके घर आएंगे और जो भी आपके इशू है उसको टैकल करेंगे। देखो, ये जो पैलिटेटिव केयर है इसकी स्टार्टिंग जो है वो सबसे पहले 1993 में डॉक्टर M.R. राजागोपाल एंड हिज स्टूडेंट डॉक्टर सुरेश कुमार, उन्होंने इस चीज़ को लेकर के एक्सपेरिमेंटेट किया था कि विद ए पेन रिलीफ क्लिनिक फॉर टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स एट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड। हालांकि अगर हम देखें तो काफ़ी लंबे टाइम, लगभग 30 ईयर्स पहले ही प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी तक भी अगर हम डिस्कस करें तो बहुत कम एरिया में, जैसे कि आप देखोगे कि और 841 ऑफ इंडियाज 908 पैलिटेटिव केयर साइट्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट पैलिटेटिव नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। ओके, केरला में जो है वो सबसे ज़्यादा इसका नेटवर्क जो है वो डेवलप हो रहा है। 2018 की एक रिपोर्ट है, लेंसेट रिपोर्ट, ये बात बोलती है। और अगर हम देखें तो अर्बन एरियाज़ में ये सारा प्रोसीजर देखने को मिलता है, लेकिन रूरल एरिया जो है वो इससे इफेक्ट मतलब वहाँ पर इसका बेनिफिट जो है कम देखने को मिल रहा है। तो राइटर जो है उनका ये बोलना है कि हमें जैसे जैसे हमारे इंडिया की प्रेजेंट टाइम में यूथ पॉपुलेशन है, टाइम के साथ में ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है इंडिया में ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो हमें अभी से जो है इस तरीके के केयर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और केरला का जो ये स्टोरी हमने देखा, इससे क्या बेनिफिट हुआ है जो ओल्ड एज पर्सन है उनको, उनके ऊपर जो पॉकेट के ऊपर एक्सपेंडिचर गिरता है मेडिकल एश्योरेंस, मेडिकल जो भी प्रोसीजर का, वो काफ़ी कम होगा। और जो ओल्ड एज पर्सन है उनको लेकर के इस तरीके की केयर ऑर्गेनाइजेशन अगर हम टाइम टू टाइम एस्टेब्लिश करेंगे तो इशू जो है वो आने वाले टाइम में काफ़ी कम क्रिएट होगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, अभी जो मणिपुर है वहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है। इशू क्या है? मैतेई कम्युनिटी वो बोलते हैं कि हमें एसटी में दे दो जगह, और दूसरी तरफ जो अदर कम्युनिटी ट्राइब जो हैं वो इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मणिपुर गवर्नमेंट ने कुछ एक बात बोली है कि जैसे फॉरेस्ट एरिया में अगर कोई एनक्रोचमेंट देखने को मिल रहा है या हिली एरिया में जो पॉपी प्लांटेशन देखने को मिलता है, उसमें हमने किसी एक ट्राइब को अरेस्ट नहीं किया है, किसी एक ट्राइब के खिलाफ में हमारे जो प्रोसीजर है वो नहीं देखने को मिला। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें कुकी, मैतेई जो क्लेसेज है जो प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने एक कम्युनिटी के खिलाफ में ही सारे ये जो हमारा प्रोसीजर है वो इम्प्लीमेंट किया है। जैसे कि आप बात करोगे तो यहाँ पर
ड्रग के केसेज या पॉपी कल्टीवेशन को लेकर केसेज हैं, तो इसमें नागा मेजोरिटी एरिया जो है वहाँ पर भी किया गया। इसके अलावा अदर कम्युनिटीज़ वाला एरिया जो है वहाँ पर भी किया गया। कुकी किचिन कम्युनिटी जहाँ पर रहती है वहाँ पर भी सारा काम किया गया। और पॉपी प्लांटेशन जो है इसमें बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया। तो इसमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं। साथ ही साथ में फॉरेस्ट को लेकर के भी अगर हम डिस्कस करें तो अलग अलग कम्युनिटी को लेकर के, ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी को तो हमने फोकस करके ये बोला कि नहीं इसके खिलाफ में सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो लगाए जाए, और दूसरा जो है वो हमने बोला कि नहीं इस कम्युनिटी को जो है वो रिलीफ दिया जाए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है तो यूएन जो है उन्होंने इम्पोर्टेंट डाटा रखे हैं कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 उसमें टारगेट डिसाइड किया गया था कि प्री इंडस्ट्रियल एरा से पहले जो हमारा टेम्परेचर था उस टेम्परेचर से हम 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो अर्थ के टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन यहाँ पर WMO जो है उसकी रिपोर्ट ये बात बोलती है कि 2023 से 2027 ये नेक्स्ट 5 ईयर जो है वो हॉटेस्ट 5 ईयर होंगे। और इसमें इनको हॉटेस्ट बनाने में इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, एक तो ग्रीन हाउस गैसेज और एक अल्नीनो, दोनों मिलकर के टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज करेंगे। तो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें टेम्परेचर को कम करना है और इसके लिए हमें एमिशन जो है वो कम करना होगा। अल्नीनो इफेक्ट जो है इसमें जो ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन जो है, सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन जो है वहाँ पर सरफेस टेम्परेचर जो है वो लार्ज स्केल पर वार्मिंग देखने को मिलता है। ओके, और अल्नीनो जब भी आता है इसकी वजह से जो बाद की जो साल होती है उसमें टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये इशू है जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ में यहाँ पर ये भी बोला गया है कि टेम्परेचर जो जिस तरीके से बढ़ रहा है ये क्या है, मतलब आप रिटर्न नहीं आ सकते। जो लास्ट डेकेड में लास्ट सेंचुरी में आपने देखा नॉर्मल टेम्परेचर, उस पर आप वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि टेम्परेचर जो एमिशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है, कम होता नहीं जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, पहले G7 ग्रुप की जो मीटिंग है हिरोशिमा में उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, फिर पपुआ न्यू गिनिया जाएंगे किसको लेकर के, फिपिक ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को लेकर के, और फिर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में सिडनी क्वेड ग्रुप की मीटिंग को लेकर के। तो क्वेड ग्रुप जो है उसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं हो रही है, G7 ग्रुप की जब मीटिंग होगी तभी जा करके इसमें, क्योंकि हमारे इंडिया को उसमें बुलाया गया है। ओके, और जो G7 ग्रुप है उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है, हालांकि इंडिया भी शामिल नहीं है, लेकिन इन दोनों को यहाँ पर जो है वो बुलाया गया होगा। US और जापान जो है उसमें शामिल होंगे, तो उसमें जो है वो डिस्कशन किया जाएगा वहीं पर। और बाद में जो क्वेड ग्रुप की मीटिंग होने वाली थी सिडनी में उसको कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि US के जो प्रेसिडेंट है वो उसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यूज़ में है, इसके बारे में जो बेसिक बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।